Hello students, welcome to Crazy D's A to Z. Today I have come up with one of the most important chapter from class 10th biology, that is life process. तो आइए जानते हैं किस तरह से ये चैप्टर आपको डिटेल में लाइफ प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। बेसिकली अगर हम बात को शुरू करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो सब लिविंग थिंग्स हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को लिविंग डिसाइड करने के लिए वो होता है उसका मूवमेंट। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मूव करते रहते हैं, जिस वजह से हम उन्हें लिविंग बींग्स कहते हैं। इजीली वो इधर उधर मूव करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते हैं। अब जैसे एनिमल्स ईज़िली मूव कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो है। और सब सच्चाई ये है कि उनका जो मूवमेंट है उसको देख पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो उनका मूवमेंट है वो ग्रोथ की तरफ होता है, यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ रहे होते हैं और उनका ग्रोथ बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है, जिस मूवमेंट को देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एनिमल्स जो हैं वो आराम से मूव कर पा रहे हैं, जबकि प्लांट्स बहुत ही धीरे धीरे मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सॉइल में फ़िक्स रहते हैं, इसलिए उनका मूव कर पाना उतना आसान नहीं हो पाता, जबकि एनिमल्स जो हैं इजीली मूव कर लेते हैं। ठीक है। अब कई तरह के ऐसे भी आप प्लांट्स देख पाओगे जिनमें मूवमेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेगुलर देख सकते हैं। जैसे कि छुई मुई का पेड़ होता है, मिमोसा प्यूडिका। इस प्लांट को टच करते ही इसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है। और यहाँ पर जो प्लांट का मूवमेंट है वो होता है रूट्स और शूट्स की वजह से, जो इमीडिएटली पानी के असर को वहाँ से कम कर देता है, जिसकी वजह से कि लीव्स एकदम से मुरझा से जाते हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्लांट का मूवमेंट है वो लीव्स का दिखता है। ठीक है। इसी तरह से कई और भी छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं प्लांट्स के केस में। जैसे प्लांट को आप इजीली देख सकते हो कि वो सनलाइट की तरफ मूव करता है, यानी कि वो स्टिमुलस टुवर्ड्स सनलाइट रहता है। ओके। तो इससे हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो लिविंग थिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकता है। दूसरा, उन्हें खाने पीने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो मूव करते हैं। ओके। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करता है। लिविंग थिंग्स को रिस्पॉन्ड करने की एक आदत रहती है, जिसकी वजह से कि वो हर एक रिस्पॉन्स को लेके सेंसिटिव रहता है। स्टिमुलस के अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स करता है, सांस ले सकता है, रिलीज़ एनर्जी कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वो एक्सक्रीट कर सकता है, और इस तरह से कई सारे छोटे छोटे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। ओके। तो यहाँ पर सवाल आ जाता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो जो बेसिक फंक्शन होता है लिविंग थिंग्स का वो होता है लाइफ को अर्थ में मेंटेन करके रखने की ज़रूरत। जो सबसे कॉमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है वो होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि किस तरह से एनर्जी को ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेस में। एनर्जी की ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेस में, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत है, ये हमें पहले से ही पता है। तो यानी कि जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, फूड से। और ये जो फूड है ये कई अलग अलग तरह के एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। तो जो हमारा हार्ट बीट है वो एक तरह से नॉन स्टॉपेबल हार्ट बीट होता है, और हमने ये नोटिस किया है कि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा हार्ट बीट तेज़ चल रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा होता है ना। इन सभी चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी जो है वो हर वक्त ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है, फिर चाहे वो जाग रहा हो या फिर सो रहा हो। राइट। तो आइए जानते हैं
हमें किस तरह से न्यूट्रिशन से हेल्प मिल रहा है। तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो मौजूद होते हैं सिंपलर फॉर्म में, उन्हें हम न्यूट्रिशन के रूप में देखते हैं। इसमें इंक्लूड हो सकता है सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में, कुछ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हो सकते हैं, स्टार्च, जो स्टार्च होता है उसके अंदर भी ग्लूकोज मौजूद है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारे शुगर में भी मौजूद है, जिसे हम चीनी के नाम से जानते हैं। स्टार्च जिसको कि हम जानते हैं एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, मोस्ट कॉमन होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में। तो जो प्रोसेस है कंज्यूम करने के लिए, यानी कि फूड को कंज्यूम करने के लिए जो प्रोसेस है और उसे यूटिलाइज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन में यूज़ करते हैं। तो एक तरह से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी की, जिनकी मदद से हम न्यूट्रिशन का हेल्प लेते हुए एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? एक प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर। ठीक है, ये सभी चीज़ें एक तरह से ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की मदद से बॉडी में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आइए देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो मोड है वो दो तरह का पाया गया, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में जान लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस है जहाँ पे कि प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, यानी कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। इसमें बैक्टीरिया जो कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, वो भी अपना खाना खुद बना सकता है। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो बेसिकली जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स हैं। और इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ग्रीन पिगमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करके उसे स्टार्च में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा होता है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेकर वाटर को रूट्स के द्वारा सॉइल से लेकर एक प्रोसेस अपनाता है जिसके तहत स्टार्च को बनाता है। और ये उसका खुद के लिए एक तरह का खाना होता है जो वो यूज़ करता है प्लांट को डेवलप करने के लिए। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो दूसरों से खाना लेकर अपना न्यूट्रिशन करता है उसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये जो है अपना खाना लेने के लिए दूसरों से खाने को यूज़ करने की कोशिश करता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो ज़्यादातर इसमें शामिल हैं। तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके कुछ टाइप्स हैं, आइए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से टाइप्स में शामिल हैं। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिजम्स द्वारा उसमें ख़ास तौर से जो भी चीज़ें डीके हो रही होती हैं यानी कि सड़ रहा होता है उस जगह पे डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स या कोई भी रॉटन चीज़ें जो पड़ी होंगी वहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। इसमें ख़ास तौर से इंक्लूड हो जाता है जैसे ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स, ईस्ट, बैक्टीरिया,
ये सब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं और अपना भोजन वहीं से यूज़ करके न्यूट्रिशन की सहायता लेते हैं। दूसरा जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी पैरासाइट्स हैं वो सब अपना खाना दूसरों से लेने की कोशिश करते हैं बिना उन्हें मारे या बिना उन्हें हार्म किए हुए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज़म जिसके ऊपर ये बैठा है उसे हम होस्ट कहते हैं और जो ऑर्गेनिज़म खुद है वो पैरासाइट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे आप देख सकते हो कि कई सारे फंगस में ये टाइप का सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन नज़र आता है, जिसमें बैक्टीरिया है जो कि कस्क्यूटा प्लांट्स के ऊपर रहता है। कई और भी एनिमल्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम और राउंड वर्म्स जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये एक तरह का पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है जो कि दूसरों से अपना खाना यूज़ करते हैं और वहीं से अपना खाना हजम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी एक और टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें जो खाना है वो एनिमल्स, इसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, सॉलिड फॉर्म में ले सकता है और इंजेक्शन के थ्रू लेता है, यानी कि माउथ से खाना लेगा और उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को ब्रेक करता है बाय इंजेक्शन और फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे वो इजेक्ट आउट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो इस तरह से न्यूट्रिशन डिवाइडेड है कई अलग अलग फॉर्म्स में। तो हम पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है और इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि बिना खाना खाए उनको एनर्जी नहीं मिल सकता और इस एनर्जी का यूज़ वो करते हैं अपने प्रोसेस को अपनाने के लिए। जो उनका प्रोसेस है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस में किस तरह का रिएक्शन हो रहा होता है। 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये सब चीज़ें क्लोरोफिल पिगमेंट को ज़रूरत होती है जो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को मिक्स करके ग्लूकोज में बदलता है और साथ में 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रूट से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पे आके लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट उसको चेंज कर रहा है ऑक्सीजन में और ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज फिर पूरी प्लांट बॉडी तक पहुँच जाता है थ्रू फ्लोएम। तो यानी कि फ्लोएम की मदद से पूरा खाना ओवरऑल पूरे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। जो वाटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो एक्चुअली रूट्स के द्वारा प्लांट स्टेम्स तक पहुंचता है और फिर वहाँ से लीफ तक लाया जाता है जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आता है कि इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लोरोफिल पिगमेंट तक कैसे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ में और ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो लीव्स पे होते हैं, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है जो फ़ोटोसिंथेसिस कर रहा है उनमें सभी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद हैं और ये छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। तो ये जो स्टोमेटा है इसे कवर कर रहा होता है गार्ड सेल।
तो जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो वो क्या करता है, वाटर को कंज़र्व करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन गैस जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना है वो इन स्टोमेटल पोर्स से होता हुआ धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत एक्सेस में रहती है तो यही स्टोमेटल पोर्स खुल जाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना शुरू हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाकर इस चीज़ को समझाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले डायग्राम में स्टोमेटा ओपन हो रखा है, दूसरे में स्टोमेटा क्लोज है। तो जब स्टोमेटा क्लोज रहता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाता है बल्कि ऑक्सीजन गैस अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। और जब ये खुला रहता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अंदर जाता है, जिससे कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगला सवाल आता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर कहाँ से इन्हें मिलता है। तो सीधी सी बात है कि जो वाटर है वो रूट्स के द्वारा प्लांट्स तक पहुँचाया जाता है और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसे अपवर्ड मूवमेंट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम वेसल्स के द्वारा और वहाँ से धीरे धीरे वो ट्रैकीड्स की द्वारा लीव्स तक पहुँचता है, जहाँ पर उन्हें फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करने की ज़रूरत होती है और इस तरह से पानी फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स तक पहुँचा दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है लीफ में, तो दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट दैट प्लेस ओनली, यानी कि उसी जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी देखा जा सकता है। तो एक्चुअल में लीफ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे जो मिडिल लेयर होता है वो पैलिसेड लेयर है, थोड़ा स्पॉन्जी होता है, उसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, इसे मीज़ोफिल सेल्स भी कहा जा सकता है। ये मीज़ोफिल सेल्स जो हैं क्लोरोफिल को रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़रूरत होती है वो यहीं से एंटर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर इस चीज़ को दिखाया है, एक बार आप यहाँ पे समझ लें। ये लीफ का एक छोटा सा पार्ट है जिसे कट करने पर कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो ये लोअर एपिडर्मिस लेयर है जिसमें स्पॉन्जी लेयर्स हैं, उसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट है और सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस है और बाहर का पार्ट क्यूटिकल है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। तो इस तरह से गार्ड सेल्स के द्वारा जब स्टोमेटल पोर्स को ओपन किया जाता है तो ये धीरे से अंदर जाता है, एयर स्पेस से होता हुआ क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ओके, नाउ लेट्स सी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हैं वो भी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में डिवाइड किया हुआ है। तो व्हाट आर हर्बीवोर्स, डेफिनेटली हमने अभी अभी जाना, जितने भी एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते दे ऑल आर हर्बीवोर्स। और ये ग्रीन लीव्स ज़्यादातर खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे गोट, काऊ, बफेलो, जो कि इजीली ग्रेन्स, लीव्स, फ्रूट्स इन्हीं को खाकर जीते हैं। दूसरा टाइप होता है कार्निवोर्स का। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर, लायन और ऐसे कई और एनिमल्स जो अपना गुजारा फ्लैश और इस तरह के मीट खाकर अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ ओमनीवोर्स, जहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स दोनों का ही यूज़ करके वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं, यानी कि ये सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी। इसमें ह्यूमन बींग्स, डॉग, क्रो, स्पैरो ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप ये देखते हैं क्या स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो जो पहला स्टेप है दैट इज़ इंजेशन, यानी कि खाने को अंदर लेना। इस प्रोसेस में सबसे पहले एनिमल क्या करता है, जो भी उन्हें खाना मिलता है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, उसे वो इनटेक करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है डाइजेशन का। जैसे ही फूड एक बार इंजेस्ट हो जाता है उसे डाइजेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी
मटेरियल बॉडी के अंदर गया है उसे सल्यूबल फॉर्म में डिज़ोल्व करना और उससे धीरे धीरे एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को कलेक्ट करना डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद होता है अगला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो भी डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसे इंटेस्टाइन में ले जा कर के रखना जिससे कि वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर सके, ये एब्जॉर्प्शन में आता है। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन, जहाँ पर कि जो फूड जिसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है वो धीरे धीरे बॉडी सेल्स में एनर्जी को रिपेयर करने के लिए एब्जॉर्ब किया जाता है और एसिमिलेट करते हैं यानी कि कलेक्ट करते जाते हैं। लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन का, जब एक बार सारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुका है और उसकी मदद से जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। इसी तरह से न्यूट्रिशन इन अमीबा भी सिमिलर कुछ इसी प्रोसेस के तहत होता है, जिसमें सबसे पहले इंजेशन देखा जाता है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल को डायग्राम के थ्रू दिखाया है। सबसे पहले डायग्राम में आप देख सकते हो अमीबा एक फूड पार्टिकल को धीरे धीरे स्यूडोपोडिया की मदद से ट्रैप करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार जैसे इंजेशन स्टार्ट होता है फिर वो डाइजेशन के लिए अपनाता है, डाइजेस्ट होते ही एब्जॉर्प्शन और फाइनली एसिमिलेशन। वंस एसिमिलेशन इज़ डन फिर वो इजेशन के लिए स्टार्ट करता है और फाइनली उस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करने के बाद उसे डिफ्यूज़ आउट कर देता है। और फिर इस तरह से अमीबा की साइज़ ग्रो होता है, क्योंकि जैसे ही उसने वो सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके साइज़ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इस तरह से अमीबा अपना न्यूट्रिशन शो करता है। आइए अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के केस में भी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो फिर से इंक्लूड होता है इंजेशन, डाइजेशन। तो व्हाट इज़ इंजेशन? यहाँ पे हम जो भी खाना ले रहे हैं माउथ के द्वारा, दैट इज़ इंजेशन। नेक्स्ट कम्स इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? ह्यूमन बींग्स जो भी फूड को इंटेक करता है माउथ के द्वारा उसे ओसोफेगस के द्वारा धीरे धीरे नीचे ले आता है। उससे पहले वो टीथ्स और टंग के थ्रू धीरे धीरे उसे रोल ऑन और च्यू करता है, फिर उसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है और फिर उसे ग्राइंड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मौजूद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो धीरे धीरे सलाइवा रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं और इस तरह से माउथ में उसे खाने को वेट कर देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा गीला हो जाता है वो इजीली स्वैलो करने के लिए तैयार हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा रिलीज़ किया है उस सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज जो इजीली डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ख़ास तौर से स्टार्च वाले पार्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो थोड़ा बहुत फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसे स्वैलो करते ही वो ओसोफेगस के द्वारा स्टमक तक पहुंचता है और यहाँ पर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वॉल्स का होना स्टार्ट होता है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के तहत फूड जो है ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है। अब ये स्टमक क्या है? दिस इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन, जहाँ पर खाना जैसे ही एब्डोमेन रीजन में पहुँचता है वो 3 घंटे के लिए खाना स्टमक में रुक जाता है और यहाँ पर आने के बाद जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं स्टमक वॉल्स के वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है और इसी दौरान एंजाइम्स जैसे पेप्सिन और म्यूकस भी रिलीज़ होते हैं। अल्टीमेटली जो एंजाइम पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका काम है सभी फूड को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना और जब ये ऐसा चल रहा होता है तो गैस्ट्रिक जूस भी उसी समय रिलीज़ होता है जो कि एंजाइम रिपेयर का काम स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में रिलीज़ होता है उसे इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर स्टमक अपने म्यूकस मेम्ब्रेन से थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना स्टार्ट करता है हार्मोन्स को। तो अगर कभी एक्सेस
एसिड रिलीज़ हो जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय वहाँ पर लेने की बेस। तो जैसे ही हम वो बेस लेते हैं हमें वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत जो एक्सेस एसिड हुआ रहता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट फूड है ये डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, लेकिन हर्बीवोर एनिमल्स के केस में ये ज़्यादा इजीली कामयाब है क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इतना लार्ज नहीं है कि सेल्यूलोज जैसी चीज़ को भी पूरी तरह से डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो इस चीज़ को, सेल्यूलोज को इमीडिएटली इनटेक करके डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका इंटेस्टाइन लंबा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक बार जैसे स्टमक में थोड़ा सा डाइजेशन हो गया है तो फूड धीरे धीरे वहाँ से मूव होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। यहाँ आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है और इस जगह पे सरफेस एरिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट होने में टाइम मिल जाता है। अल्टीमेटली इसके बाद असिमिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक बार जैसे ही ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ निकलता है तो वहाँ पे ब्लड धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ग्रोथ और रिपेयर का वर्क स्टार्ट हो जाता है। एक बार जैसे ही असिमिलेशन का काम डन हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल्स बच जाता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस, और इस तरह से पूरा का पूरा जो भी हमने अनडाइजेस्टेड फूड को रखा था वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीकस या स्टूल। तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।